Hello everyone, welcome back to Summarize and Memorize. So this is the continuation of the series Discrete Mathematical Structure, and today we are going to start another topic, that is the counting technique. So let's begin. तो पहले देख लेते हैं इस लेक्चर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे. So we will talk about inclusion-exclusion principle, permutation and few of its basic formulae, and then the example. So let's get started. So inclusion-exclusion principle is nothing but our old friendly formula, that is A union B is equals to the number of element in A plus the number of element in B minus the intersection of both. तो हिंदी में जल्दी से समझाऊं तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमारे पास दो टास्क है. ए को परफॉर्म करने के लिए n1 वेज है एंड बी को परफॉर्म करने के लिए n2 वे है. तो इन दोनों टास्क को परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं? सो दे आर नॉट सिंपली दी n1 प्लस n2. व्हाई? बिकॉज देयर आर सम वेज जिन्हें ए और बी दोनों के ही कॉमन है. तो अगर ए को भी उसी तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है और बी को भी उसी तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, सो व्हेन वी आर डूइंग n1 प्लस n2 वी आर काउंटिंग दी वन वे ट्वाइस. तो आपको वो एक बार ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आप एक ही एलिमेंट को दो बार काउंट करो, सो दैट वोंट बी करेक्ट. तो इसलिए हम एक बार इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं. एंड दिस इज व्हाट आवर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज. तो जल्दी से इसके क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, लेट मी सेलेक्ट अ पेन. So in how many ways can we select an ace or a heart from the pack of cards? So the cards we have in total are 52. इक्के के कितने कार्ड होते हैं? 4. तो इक्के के 4 कार्ड होते हैं. एंड लाल पान के कितने कार्ड होते हैं? 13. तो मुझे इक्के और लाल पान इन दोनों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? तो भाई मुझे इंडिविजुअली इक्के का पता है, दैट इज 4. मुझे इंडिविजुअली हार्ट का पता है, दैट इज 13. क्या मुझे इक्का भी हो और लाल पान भी हो, ऐसे कितने कार्ड होते हैं पता है? ऑब्वियसली पता है, एक ही होता है. ठीक है, तो मेरे पास तीनों चीजें तो मैं निकाल लूंगी ना आसानी से कि इक्का भी हो और या फिर लाल पान हो, कुछ भी हो, मुझे उसके कितने नंबर चाहिए रहेंगे. फॉर्मूला लगाओ. फॉर्मूला लगाते ही क्या होगा? लाल पान के ऐड करो, इक्के के ऐड करो और जो कॉमन थे उसे माइनस कर दो. फाइनल आंसर आ जाएगा 16. ओके, now let's move to the another question. Now this question is my personal favorite, not because ये tough है, tough तो बिल्कुल नहीं है, but because of the language of this question. So what this question says, समझाने दो. तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ, एक बार पॉज करो वीडियो और क्वेश्चन पढ़ लो. ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में से समझा रही हूँ. Now this question is somewhat very interesting. Okay. सो बेसिकली आपके पास 70 स्टूडेंट है क्लास में एंड टीचर ने डिसाइड किया है कि मुझे दो कंपटीशन कंडक्ट करवाने हैं. वन इज फॉर सिंगिंग एंड वन इज फॉर डांसिंग एंड इट इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन एटलीस्ट वन. तो किसी ना किसी को एक में तो पार्ट लेना ही होगा. मतलब कि इस स्टेटमेंट से मुझे ये पता चल गया दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट आर इन सिंगिंग और इन डांसिंग इज 70. क्यों? क्योंकि हर एक को लेना कंपल्सरी है. अब जो दूसरी चीज बोली गई है जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन पार्ट इन सिंगिंग इज 50. तो मुझे ये भी पता चल गया. एस इज फॉर सिंगिंग एंड डी इज फॉर डांस. ओके ओके, पहले सिनेरियो समझाने दो. एनालिसिस आई मीन ये कैलकुलेशन पार्ट हम बाद में देखेंगे. बेसिकली क्लास में 70 स्टूडेंट है और टीचर ने डिसाइड किया है दो कॉम्पिटिशन कंडक्ट करवाने का, एक सिंगिंग एंड एक डांसिंग. तो जो सिर्फ और सिर्फ डांसिंग में पार्ट ले रहे हैं उनको चांस मिलेगा एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए, और जो दोनों में पार्ट ले रहे हैं उनके पास एक प्रॉफिट है कि उनको 10 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे एक सब्जेक्ट में, दैट इज द जनरल प्रोफिशिएंसी. तो उसमें इनको 10 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे अगर इन्होंने सिंगिंग एंड डांसिंग दोनों में ही पार्ट लिया है. अगर सिर्फ डांस में पार्ट लिया है देन दे गेट अ बेनिफिट ऑफ परफॉर्मिंग इन एनुअल फंक्शन. फाइनल क्वेश्चन मेरा जो है वो ये है कि एनुअल फंक्शन में कितने लोग परफॉर्म कर रहे हैं. तो बेसिकली मुझे ये निकालना है कि कितने लोग सिर्फ और सिर्फ डांसिंग में है. तब वही मेरा ऑब्जेक्टिव है. तो देखो मुझे यूनियन पता है, मुझे एस का इंडिविजुअल पता है, और क्या मुझे इंटरसेक्शन पता है? पता है. देखो एक बार ध्यान से समझो क्वेश्चन.
मुझे दिया हुआ है कि जो 30 जने हैं उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिले, और एक्स्ट्रा पॉइंट किनको मिलते हैं? जो कि सिंगिंग और डांसिंग दोनों करे। मतलब कि 70 में से 30 जने हैं जिन्हें नहीं मिले, तो 40 जने हैं जिन्हें मिले हैं, और जिन्हें मिले हैं उन्होंने सिंगिंग और डांसिंग दोनों में ही पार्ट लिया है. So this is nothing but 40. So now I have everything. I can easily find out the number of people who take part in dance. That will come out to be 70 minus 50 minus x, which I have to find. And wait for a second. So the solution will be 70 is equals to 50 plus x minus का 40. So x will come out to be 60. पर ये 60 जने वो हैं जो कि डांस कर रहे हैं. अब इनमें से कुछ जने ये भी तो होंगे ना जो सिंगिंग भी कर रहे होंगे, मुझे उन्हें हटाना है क्योंकि दे डोंट गेट द चांस टू परफॉर्म इन एनुअल फंक्शन. सो फाइनली द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट टेक पार्ट ओनली इन डांस विल बी the number of student taking part in D minus the number of student who take part in D and S both. So it will be 60 minus का 40, so it will be 20. So मेरा जो final answer है that is 20. So yeah, that's the question. Okay. Now what is the permutation? So आप लोगों ने PNC पढ़ा ही होगा 12th class में. Wait for a second. So P and C. तो क्या P और C में अंतर पता है? C is nothing but the combination and P is nothing but the permutation. But इसमें अंतर क्या है? इसके फॉर्मूले भी तुम लोगों को याद होंगे. क्या होते हैं? NPR and NCR. So NPR, NCR. इसमें आपको ये भी पता होगा that NPR is written as n factorial upon n minus r factorial and NCR written as n factorial upon r factorial minus into n minus r factorial. बट सिग्निफिकेंस क्या है, कब किसे यूज करते हैं, ये पता है क्या? इसे पता लगाने का सिर्फ 2 मिनट की बात है. सुन लो ध्यान से. कॉम्बिनेशन इज समथिंग कि आप सिलेक्शन कर रहे हो, बस सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हो. बट परम्यूटेशन फॉर्मूला में आप सिलेक्शन भी कर रहे हो एंड अरेंजमेंट भी कर रहे हो. मतलब कि एक बार में 2 निशाने लगा रहे हो. So if you are using NPR, you are doing the selection and arrangement both together. While using the formula NCR, you are only doing the selection. For example, n distinct object है जिसमें से मुझे R select करना है. So it will be NCR. अब इन R objects को मुझे arrange भी करना है, तो that will be the R factorial. अब इस equation को ना solve कर लो, तुम्हें permutation वाला ही formula मिलेगा. देखो r factorial से r factorial गया, what I got? n factorial upon n minus r factorial, which is nothing but the NPR. So NPR is the selection plus arrangement, while NCR is only the selection, and that is what written in the content here. So basically, if all the n objects are arranged in a row, that is the permutation of n object taken all at a time, the total permutation will be the n factorial when the objects are in row. But if the objects are in circle, the formula won't be n factorial but n minus 1 factorial. Why are we subtracting 1? Logically सोचो, ये मेरे पास एक लाइन है जिसमें 4 पॉइंट है. अब इस लाइन को मैंने मोड़ा और सर्कल में कन्वर्ट कर दिया. तो जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी और जो इसकी एंडिंग पॉइंट था, that coincide. So they are no longer the two distinct point. They are one. They are coinciding. So यहाँ मेरे पास 4 पॉइंट थे, बट यहाँ मेरे पास अब 3 ही पॉइंट है, तो एक ऑब्जेक्ट कम हो जा रहा है. That's all the thought process इस फॉर्मूला के लिए. तो अगर रो में है तो n फैक्टोरियल, सर्कल में है तो n माइनस का 1 फैक्टोरियल. सिर्फ इतना सा दिमाग में रखो और आपसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते जाएंगे. 5 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखते हैं. In how many ways can 5 students arrange themselves in a row? रो में अरेंज करना है, 5 जनों को करना है. 5 factorial is the answer. In how many ways can 5 students arrange themselves in a circle? 5 स्टूडेंट को अरेंज करना है, सर्कल में करना है. आंसर विल बी 5 minus 1 factorial. So that is the 4 factorial. Third question. How many different 3-digit number can be formed by using the digits 1 to 5 when repetition is not allowed? अब इसमें मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है जब मेरे को 5 नंबर्स हैं.
So out of these 5 number I have to select the 3 और फिर इन तीनों को मैं रन से अरेंज कर दूंगी. ठीक है, तो या तो फिर मैं ये वाले मेथड से जाऊं या मैं परम्यूटेशन के मेथड से जाऊं, बट आई एम मोर कंफर्टेबल डूइंग द क्वेश्चन एंड स्टेप. So first I arrange, then I arrange. I don't use this P wala formula, but do whatever you are comfortable in. Okay. Fourth question. In how many ways can 6 students arrange themselves in a row if 2 particular students always sit together? So now I have 6 students, जिसमें से जो 2 student है ना, they are like हमें तो साथ में ही बैठना है. मानो ही मत इनको अलग अलग, इन्हें एक डिब्बे में पैक कर दो एंड दे बी लाइक कि भाई तुम एक यूनिट हो. ठीक है, तो अभी इस डिब्बे में इन्हें पैक कर दिया. नाउ अब मेरे पास कितनी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5. तो इन 5 ऑब्जेक्ट्स को मैंने अरेंज कर दिया. बट मुझे ये बताओ 1 2 3 4 5 6 एंड 1 3 2 4 5 6 क्या ये सेम अरेंजमेंट है? आंसर इज नो. तो इन दोनों का अरेंजमेंट भी मैटर कर रहा है. तो इस बक्से के अंदर जहां पे तुमने इन 2 इंसानों को बिठाया है, इन्हें अरेंज करने का तरीका होता है 2 फैक्टोरियल. सो दिस इज माय फाइनल आंसर. Now the last question of today is, in how many ways can 7 students arrange themselves in a row अगर 2 particular student always take the corner seat? तो corner seats में 2 इंसान है, like A and B, और B और A, doesn't matter, but बीच में मेरे पास कितने गैप बचे? 5. तो ये जो 5 अलग अलग लोग हैं ना, like 1 person, 2, 3rd, 4th and 5th, so they can be arranged freely without any restriction. तो पहले भाई इन्हें अरेंज कर लो. इन्हें अरेंज करने के तरीके हुए 5 फैक्टोरियल. अब बात कर लेते हैं A और B की. तो A और B रहेंगे तो कॉर्नर्स में ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है. तो A स्टार्टिंग में हो सकता है, B एंड में हो सकता है, या फिर B स्टार्टिंग में हो सकता है और A एंड में हो सकता है. सो हाउ मेनी वेज? 2 वेज. तो या तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिख दो, या फिर आप 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल लिख दो. एक ही लॉजिक है, एक ही बात है. ठीक है. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है देन डू लाइक इट and subscribe to my channel so that you never miss new videos, and do share with your friends. So thank you so much for watching and have an amazing day ahead.